नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। सबसे पहले तो मुख्य बातें जान लें। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र सबसे पहले अपने भारत की तीन प्रमुख नदी, उत्तर भारत की, और तीन प्रमुख नदी तंत्र हैं, जिसमें सबसे पहला नाम तो सिंधु नदी तंत्र आता है, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आ जाती है। तो हम आज से शुरुआत कर रहे हैं इस सीरीज को, और आप तक सभी जितने भी नदियां हैं उनके बारे में वीडियो पहुंचेगा। तो इसके अंतर्गत आज जो हम बात करने जा रहे हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, और हिंदू धर्म में इसको बड़ा ही पवित्र नदी माना गया है। आज हम लोग हर बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो गंगा नदी मिलती है, निकलती है या फिर बनती है, इसको जानेंगे। कहाँ से बनती है, उससे पहले ये कहाँ से, इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर के गंगा नदी बनती हैं, और साथ ही साथ ये कौन कौन से देशों में जाती है, कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, सभी बातों का गहराई से अध्ययन करेंगे और हर बातों पे जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी, ये भारत का मैप है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे है उत्तराखंड। उत्तराखंड दिखाने का मैंने प्रयास किया है। ये है उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड से क्या होता है, यहाँ से उत्तराखंड से गंगा चलती है और उत्तर प्रदेश होते हुए, ये है उत्तर प्रदेश, ये है उत्तराखंड, यूके, ये है यूपी, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में इंटर करती है। बिहार से थोड़ा सा, बिहार के बाद थोड़ा सा भाग इसका झारखंड का भी आता है, जहां से गंगा नदी बहती है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज ना हो, यहाँ झारखंड से बहती है। झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में इंटर करती है। पश्चिम बंगाल में इंटर करने के बाद ये दो भागों में टूट जाती है। एक धारा तो इसकी चली जाती है हुगली के नाम से, और दूसरा जो भाग है वो चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इंटर करती है। फिर इसका नाम बदलता है, इसका नाम पद्मा हो जाता है, और पद्मा में और भी नदियां आकर के मिलती है, फिर जाकर के ये सुंदरबन का जो डेल्टा है वो बनाती है। तो आज हम लोग सभी बातों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये उत्तराखंड में कौन कौन सी नदियां किस तरीके से बनती है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है। तो उत्तराखंड के बारे में पहले देख लेते हैं, फिर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर में यहाँ पे ना उत्तराखंड में दो ग्लेशियर हैं। एक तो गंगोत्री है और दूसरा है संतोपत, ठीक है। संतोपत या फिर संतोपत ग्लेशियर कहा जाता है। संतोपत ग्लेशियर ये उत्तराखंड में है, और संतोपत ग्लेशियर से दो नदी निकलती है। पहली नदी जो है वो है विष्णु गंगा, और दूसरा जो नदी है वो है धौली गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा ये निकलती है संतोपत ग्लेशियर से। और उसके बाद ये दोनों आकर के जहाँ पे मिलती है उस जगह को कहते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। विष्णु गंगा जहाँ मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहेंगे, ठीक है। तो इस सबको याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और गंगा नदी को लेकर के सबसे ज़्यादा जो घुमाने वाले जो प्रश्न आते हैं वो उत्तराखंड से ही पूछे जाते हैं, उत्तराखंड में ही, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं। और तब गंगा नदी तो हम लोग देवप्रयाग के बाद, हम जब देवप्रयाग में जब मिलती है ये भागीरथी और अलकनंदा, उसके बाद इसका नाम आता है गंगा नदी। उससे पहले का जो भी नदियां आकर के मिलती है अलकनंदा में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखें,
विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल गई। इसके बाद इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है, अलकनंदा इसका नाम हो गया। और अलकनंदा विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ती है और आकर के इसमें एक और नदी मिल जाती है, इसका नाम है पिंडर। इसका नाम है पिंडर। पिंडर नदी मिलती है अलकनंदा में, और जिस जगह पे मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग से फिर और गंगा और नदी का नाम अलकनंदा ही रह जाता है। कर्णप्रयाग आकर के मिलती है और नदी का नाम अलकनंदा ही रह जाता है। फिर अच्छा, एक बात और मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जब दो नदी मिलती है तो वहाँ पे नाम किसका आएगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों मिली और नाम इसका बदल गया, इसका नाम हो गया अलकनंदा। यहाँ पे एक नियम है, लोग ऐसा कहते हैं कि दोनों अगर समान गहराई की नदियाँ हैं, ठीक है, तो उसका नाम, उस नदी का नाम बदल जाता है। जैसे यहाँ पे धौली गंगा और विष्णु गंगा लगभग समान गहराई की हैं, इसीलिए इसका नाम विष्णु प्रयाग के बाद मिलने के बाद इसका नाम अलकनंदा हो जाता है। और जैसे अलकनंदा की जो गहराई है, इससे कम गहरे नदी जब आकर के इससे मिलेंगी तो इसका नाम दूसरे वही रह जाएगा जो पहले से है। जैसे अलकनंदा यहाँ से जो नदी चल रही है तो इसमें पिंडर आकर के मिली। पिंडर छोटी नदी है और इसका गहराई कम है, तो इसका नाम अलकनंदा ही रह जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे आकर के भागीरथी जब मिलती है तो फिर दोनों का जो नाम है वो चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो विष्णु प्रयाग के बाद यहाँ पे कर्णप्रयाग पे पिंडर मिल गई। पिंडर मिलने के बाद भी इसका नाम, नदी का नाम अलकनंदा ही रह जाता है। अलकनंदा आगे बढ़ती है और यहाँ पे एक नदी आकर के मिलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी जहाँ पे मिलती है उस जगह को बोलते हैं नंद प्रयाग, और यह है नंद प्रयाग यहाँ पे। और नंद प्रयाग से आगे जब निकलती है तो इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। अलकनंदा फिर इसमें आकर के मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग। और इसके बाद फिर नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है। और आगे आकर के अब इसका मिलन होता है देवप्रयाग में। अब जो नदी मिलेगी वो देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी निकलती है। लेकिन भागीरथी आती कहाँ से है ये भी देखते हैं। एक ग्लेशियर है गंगोत्री, ये उत्तर काशी जिला में पड़ता है। उत्तर काशी जिला है और यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर में है गोमुख जगह का नाम है। तो उस गोमुख से ये भागीरथी नदी निकलती है। गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी और ये आगे आती है। आगे आने के बाद भागीरथी में एक नदी आकर के मिलती है, नाम है उसका भिलांगना। और भिलांगना और भागीरथी जहाँ पे मिलती है वहीं पे है टिहरी डैम। ठीक है, टिहरी डैम वहीं पे है। और इससे आगे हम चलते हैं, भागीरथी आती है और भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। यहाँ पे अलकनंदा और इधर से भागीरथी आई और दोनों यहाँ पे देवप्रयाग में मिल जाते हैं। और यहाँ से मिलने के बाद देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल जाते हैं। मिलने के बाद वहाँ से और इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है गंगा। कभी अगर ऐसा पूछा जाए कि गंगा नदी बनती है या निकलती है, ठीक है, निकलने का अर्थ है कि किसी ग्लेशियर से निकलना, तो गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है। बनती कहाँ से है तो ये देवप्रयाग से बनती है। और इसका अभी तक इससे ऊपर जहाँ भी आप देख रहे हैं जो भी नदियाँ मिली हैं, अभी तक गंगा पहाड़ों में ही घूम रही है। उत्तराखंड पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरे पहाड़ में ही अभी तक गंगा घूम रही है। उससे आगे जब आते हैं हरिद्वार में गंगा जमीन पे उतरती है। ठीक है, गंगा नदी देवप्रयाग से आगे निकलती है, आती है हरिद्वार में जमीन पे उतरती है। और आप हर की पौड़ी में जाकर के देखिए, वहाँ पे बड़ा ही अच्छा नज़ारा रहता है। हालांकि वहाँ पे गहराई कम है, गंगा का गहराई कम है, लेकिन उस करेंट इतना ज़्यादा है पानी में
इतना ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लो है कि वहाँ पे नहाने के लिए जो लोग जाते हैं वो जंजीर लगा होता है और उसको पकड़ करके तब स्नान करते हैं। अगर हाथ से छूटा तो आप बाहर चले जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त पानी का वेग है वहाँ पे। तो हरिद्वार में जाना चाहिए लोगों को, वहाँ पे ज़रूर घूमना चाहिए, अच्छा लगता है। और प्राकृतिक नज़ारे को देखना कौन नहीं चाहता, और बड़ा ही मनमोहक नज़ारा होता है वहाँ का। उससे ऊपर जहाँ भी जाएंगे हर जगह पे एकदम रमणीय स्थल है, बड़ा मज़ा आता है। तो हरिद्वार, अब हरिद्वार में गंगा ज़मीन पे उतर गई, यहाँ से आगे चलती है, फिर आता है रामगंगा, ठीक है। हरिद्वार के बाद ये इंटर कर जाती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद एक नदी मिलती है रामगंगा, ठीक है। रामगंगा यहाँ पे मिलती है गंगा से। फिर गंगा और आगे आती है, तब मिलेगी यमुना से, यमुना। और यमुना कहाँ से निकलती है? यही उत्तराखंड में ही एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है और ये आकर के प्रयाग में मिल जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे 2 मिनट का समय और ले लो और इसमें देख लेते हैं कि यमुना में कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यमुना कहाँ से आती है? उत्तराखंड से थोड़ा दूर यहाँ पे चलते हुए दिल्ली होती है और दिल्ली से फिर ये उत्तर प्रदेश में इंटर करती है चारों तरफ घूमते हुए। और दिल्ली में तो यमुना का स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत बुरे स्थिति में है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। आप अगर दिल्ली में कहीं से भी गुजरेंगे यमुना नदी के पास से तो इतना बदबू आता है, इतनी बुरी स्थिति हो गई, वो पूरा कचरा उसी में डालते हैं। हालांकि अब सरकार इस पर थोड़ा एक्शन ले रही है, चाह रही है कि वो साफ़ सफाई हो। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि यमुना दिल्ली में उतनी बुरी स्थिति है और फिर भी जब आप उससे आगे आएंगे प्रयाग में आकर के जब आप नहाने जाते हैं तो वहाँ पे यमुना बड़ा ही साफ़ सुथरा है, उसका बड़ा ही साफ़ पानी है। वो कैसे, वो भी बताता हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि जब दिल्ली से निकलती है तो उसके बाद इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियाँ हैं। इन चारों नदी का साफ पानी आकर के उसमें मिल जाता हैं और इस वजह से उसका पानी साफ हो जाता है। और जब आप इलाहाबाद, प्रयागराज में जब आप जाएंगे वहाँ पे बहुत ही साफ स्वच्छ पानी है और काफ़ी गहरा भी है। तो यहाँ से देखेंगे यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकली, यमुना आगे आती है और इसमें कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो सबसे पहले संगम होता है चंबल का, चंबल के बाद होता है सिंध का, सिंध के बाद होता है बेतवा का, बेतवा के बाद होता है केन का, केन। और ये सारी की सारी नदियाँ इसमें आती है और प्रयागराज या इलाहाबाद में आकर के इससे मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम लोग इधर चलते हैं और यहाँ से देखते हैं प्रयागराज में इसका संगम हो जाने के बाद गंगा और यमुना का संगम हो जाने के बाद इससे गंगा आगे बढ़ती है और उसमें सबसे पहला नदी जो मिलता है उसका नाम है टोंस मिलती है। ये है टोंस नदी आकर के यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और इसके बाद एक नदी आती है उत्तर की दिशा से और उसका नाम है गोमती नदी आकर के और ये मिल जाती है गंगा में, गाजीपुर के पास ये गंगा में मिलती है। अच्छा एक बात और बता दूं, गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ है, लखनऊ लगभग यहाँ पे पड़ता है लखनऊ, तो इसको ध्यान में रखेंगे, गोमती नदी के पास है, ठीक है। तो गाजीपुर में गोमती नदी मिलती है, इससे आगे बढ़ती है गंगा, नाम इसका गंगा ही रह जाता है। अब देवप्रयाग के बाद जो इसका नाम पड़ता है गंगा, तो बाकी जितनी भी नदियां आएंगी सभी गंगा में ही मिलती हैं और इसका नाम गंगा ही रहता है। फिर आगे भी इसका नाम चेंज होता है, देखेंगे वहाँ पे। तो गोमती के बाद एक नदी आती है काली और कर्णाली दोनों मिलती है, तब इसका नाम पड़ता है घाघरा, जिसे हम उत्तर प्रदेश अयोध्या में सरयू के नाम से जानते हैं, सरयू नदी, ठीक है, सरयू नदी के नाम से जानते हैं। और ये काली और कर्णाली नदी के मिलने के कारण
वहाँ से हुई है। काली और करनाली, अभी नेपाल के साथ हमारा कुछ विवाद हुआ था, वो काली करनाली जो नदी है उसी के पास का विवाद है, उसमें तो अभी उस विवाद में नहीं जाते हैं, लेकिन ये नदी वहीं से संबंधित है और वहाँ से ये दोनों नदी आती है और दोनों का संगम होता है। फिर ये दोनों नदी मिलकर के घाघरा और सरयू के नाम से वहाँ से आती हैं और ये आकर के मिल जाती है गंगा में। ये कहाँ पे मिलती है? छपरा के पास, छपरा के पास मिलती है, छपरा के पास ये मिल जाती है गंगा में। घाघरा नदी छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। इसके बाद एक नदी है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, नाम है सोन। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, नाम है सोन। सोन नदी आकर के पटना से ठीक 8 किलोमीटर पीछे ये मिल जाती है गंगा में। ठीक है, सोन नदी भी गंगा में मिल जाती है। और इसके आगे चलते हैं तो एक नदी उत्तर दिशा से आती है और इसका नाम है गंडक। गंडक आकर के मिल जाती है सोनपुर में। ठीक है, सोनपुर में मिल जाती है गंडक। और यहाँ से और आगे चलते हैं तो अभी तक आपने इसमें देखा कि सोनपुर तक हम पहुँच चुके हैं। बिहार में गंगा नदी पटना के पास आ चुकी है। ठीक है, तो इन सबको यहाँ तक सोनपुर से फिर आगे हम वहाँ पर देख लेते हैं। सोनपुर से आगे सबसे पहले जो सोनपुर से आगे निकलेंगे तो इसमें आकर के मिलने वाली जो नदी है उसका नाम है कोसी। कोसी नदी मिलती है यहाँ पे और कोसी नदी आकर के मिल जाती है गंगा में। कोसी के बाद मिलती है इसमें महानंदा। ये सब उत्तर की तरफ से आने वाली नदियां हैं। कोसी के बाद महानंदा आकर के मिलती है। ये मिलती है कुर्सेला के पास महानंदा मिलती है। और उस महानंदा के मिलने के बाद थोड़ा आगे जब गंगा निकलती है तो ये 2 भागों में टूट जाती है। एक भाग का नाम है हुगली, एक का नाम है हुगली और दूसरे का नाम है भागीरथी और हुगली 2 भागों में टूट जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, जब गंगा का फॉर्मेशन हो रहा था, जब सबसे पहले गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, वही आकर के देवप्रयाग में मिलती है और अलकनंदा के साथ तब गंगा बनती है। यानी भारत में जहाँ से गंगा शुरू होती है वहाँ पर भी, और भारत में जहाँ पे ये ख़त्म होती है उसके बाद ये बांग्लादेश में इंटर कर जाएगी, तो वहाँ पर भी इसका नाम भागीरथी रहता है। वो जगह जहाँ से हुगली अलग हो जाती है गंगा से, और उसके आगे, हुगली के आगे का जो गंगा नदी की एक धारा है वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और तब जब ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, यहाँ पे आप देखिए एक मैंने लाइन बना करके रखा है, जहाँ से भागीरथी नदी, हुगली नदी तो ये पश्चिम बंगाल में ये घूम रही है, और इसमें हुगली नदी में एक और नदी आकर के मिलती है, ये भी आकर के नीचे में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है हुगली नदी भी। और इसमें एक नदी मिलती है, नाम है दामोदर, छोटा नागपुर पठार से निकलती है ये भी। और इसमें क्या है कि कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी है जो मरुस्थल बनाती है, जल मरुस्थल बनाती है, तो वो दामोदर नदी ही है। बीच में कुछ जगह है जहाँ पे उस पानी में कुछ भी नहीं पाया जाता, वो इतना पॉल्यूटेड पानी हो गया हुआ है, तो वो दामोदर नदी में ही है। 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी जल मरुस्थल बनाती है, तो वो दामोदर है। वहाँ पे मछली वगैरह कोई भी कीट वगैरह कुछ नहीं पाए जाते, एकदम मरुस्थल है, जल मरुस्थल है, तो वो दामोदर नदी में ही। तो हुगली आई, ये भी अब जाकर पश्चिम बंगाल में, और ये जाकर के और ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, महानंदा यहाँ पे देखिए कितने राज्यों में, जब अगर यदि ऐसा पूछ दे कितने राज्यों से, भारत में कितने राज्यों से गंगा नदी क्रॉस करती है या बहती है, तो इसमें सबसे पहले तो उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार के बाद थोड़ा सा भाग झारखंड का भी आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे झारखंड की सीमा, बिहार की सीमा और पश्चिम बंगाल की सीमा तीनों मिल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा भाग इसमें है जो ये झारखंड में भी बहती है, झारखंड के बाद तब ये पश्चिम बंगाल में इंटर करती है।
ठीक है, और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में चली जाती है। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, क्योंकि पश्चिम बंगाल से भी इंटर करेंगे तो 5 राज्यों से, ठीक है, 5 राज्यों से गंगा नदी बहती है, 5 राज्यों से, ठीक है, 5 राज्यों से गंगा नदी बहती है। और इसके आगे देख लेते हैं, भागीरथी अब चली गई बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इंटर होते ही इस गंगा नदी का नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा गंगा नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। आगे बढ़ती है पद्मा। पद्मा में एक नदी आती है, नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आकर के मिलती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं मिलती है। ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना है, जामुन वाला ज, ठीक है। यहाँ पे है यमुना, ये यमुना है, ये जो नदी है ये यमुना है। और जो यमुनोत्री ग्लेशियर से आया है, यूरोप वाला य है, ये य है, और वो वहाँ पे है जमुना। तो जमुना आई, जमुना ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। बांग्लादेश में उसका नाम बदल जाता है ब्रह्मपुत्र, और चीन में, चाइना में उसका नाम सांगपो रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नाम बदलती है ब्रह्मपुत्र नदी, हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सारा नाम अपना बदलती है। तो यहाँ पे जमुना नदी आती है। जमुना नदी मिल जाती है पद्मा से। पद्मा से मिलने के बाद उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम फिर भी पद्मा ही रहता है। पद्मा में जब जमुना मिलती है तो भी इसका नाम पद्मा ही रहता है, ठीक है। और पद्मा आगे बढ़ती है। पद्मा में आकर के एक नदी मिलती है मेघना। मेघना नदी आकर के जब मिलती है तो इसका नाम बदल जाता है। मेघना नदी के बाद मिलने के बाद इसका नाम मेघना ही हो जाता है, पद्मा का नाम मेघना हो जाता है। और मेघना नदी आकर के सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, मतलब बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। अगर पूछा जाए कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है तो उसका जवाब होगा मेघना। मेघना, वहाँ पे ना ही गंगा होगा, ना ही जमुना होगा, ना ही ब्रह्मपुत्र होगा, वहाँ पे मेघना, क्योंकि इसका नाम ना बांग्लादेश में जब मेघना नदी मिलती है तो हो जाता है मेघना, ठीक है। तो आई होप आप इसको बड़े अच्छे तरीके से जान गए होंगे। और इसमें और भी चीज़ें हैं कि ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। साथ ही ये जो गंगा नदी है ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ये एक देश में बहने वाली नहीं, ये दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भी जाती हैं, तो इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। और इसके पानी वो बांग्लादेश में भी जाते हैं। साथ ही तो इसके साथ हम कुछ और भी चीज़ें देख लें। एक जानकारी देना चाहूँगा, यहाँ पे है क्या कि कुंभ मेला का आयोजन होता है। कुंभ मेला का आयोजन भारत में होता है, और ये कौन कौन से जगह पे होता है तो इसका जिक्र कर दूं। सबसे पहला तो हरिद्वार, क्योंकि आज इस चैप्टर को उठाए हैं, तो एक कुंभ तो यहाँ पे लगता है हरिद्वार में, ठीक है। 4 मुख्य कुंभ 4 जगहों पे ही लगते हैं। पहला है हरिद्वार, दूसरा है प्रयाग, तीसरा है उज्जैन और चौथा है नासिक, ठीक है। पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयाग, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। देखिए हरिद्वार जो है ये उत्तराखंड में है, प्रयाग उत्तर प्रदेश में है, प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आ गया उज्जैन, ये मध्य प्रदेश में आता है। और इसके बाद आते हैं हम उज्जैन के बाद हम लोग आ जाते हैं नासिक। नासिक महाराष्ट्र में है, नासिक महाराष्ट्र में है, यहाँ पे है, ठीक है। और उज्जैन यहाँ पे है। तो इन चारों के बारे में भी ध्यान रखेंगे। मैं कहीं पे लिख भी दूँ क्या? 4 कुंभ स्थल। पहला है हरिद्वार, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है उज्जैन और चौथा है नासिक।
नासिक। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ ही एक जानकारी और है कि 2008 में गंगा नदी को 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 2008 में यह भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 2008 में, इसको याद रखेंगे। और भारत का जलीय जीव जो है मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव वो गंगा डॉल्फिन है। और गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में ही पाई जाती है और उसके पास देखने की शक्ति नहीं है, वो अंधी होती है, तो लेकिन उसके पास सेंसर लगा होता है। उनके मतलब उनको जिस तरीके से चमगादड़ के बारे में हम जानते हैं कि वो तरंगों को पहचानती है, उसी तरीके से तरंग वो गंगा डॉल्फिन भी पहचानती है और उसी के माध्यम से वो अपना खाना वगैरह या फिर शिकार करती है। तो इन दो बातों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद गंगा नदी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? देखिए, पवित्र मानने इसका बहुत जगहों पे जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म में जो भी आस्था रखने वाले लोग हैं वो सभी इसे बड़ा ही पवित्र और देव नदी भी जानते हैं, गंगा माता के नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा मैया के नाम से, और इसके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। और इसको अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि इसके पानी में कीड़े नहीं पड़ते। अगर गंगा नदी जाइए कभी और गंगा नदी के पानी को ले आइए और उसे सालों भर रखिए, दूसरा कोई भी पानी रखेंगे तो उसमें कीड़ा आ जाएगा, लेकिन उसके पानी को वहाँ से लाएंगे तो उसमें कीड़ा नहीं होता है। इसके पीछे का क्या रीज़न है? उसमें क्या है कि उसमें बैक्टीरियोफेज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बैक्टीरियोफेज नामक एक विषाणु है, वायरस है, जो इसमें पाया जाता है इस पानी में। और ये जो बैक्टीरियोफेज विषाणु है ना, ये जीवाणु भोजी है, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको ये खा जाते हैं, मार देते हैं। तो इसी बैक्टीरियोफेज की वजह से यहाँ पे जितना भी कीड़े मकोड़े अगर इसके हैं तो वो सभी मर जाते हैं, और इसीलिए उसका पानी कभी ख़राब नहीं होता। गंगा नदी का पानी उसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और तो ये है इसका। और इसके बाद गंगा नदी की कुल लंबाई, गंगा नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो ये है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप इससे संबंधित सारी की सारी चीज़ें आप जान गए होंगे। और अब आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाएं और अपना प्यार और स्नेह इस चैनल पे बनाए रखें। धन्यवाद।